हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज़ में आज हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट 2 को। ये इसका पार्ट नंबर 2 है और आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कौन कौन सी पद्धतियाँ थी। सबसे पहला तो है इसमें वर्ण अनुक्रम पद्धति, यानी कि वर्णानुसार इसमें रखा जाता था कवियों को और उनके नामों के अनुसार इनमें उनको प्लेस दिया जाता था। इस पद्धति में लेखकों और कवियों का परिचय उनके नामों के वर्णों के क्रम के अनुसार दिया जाता था। जैसे नगेंद्र व हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर इनको क्रम देना है तो न पहले आता है वर्ण में हमारी वर्णमाला में और ह बाद में आता है, तो इस तरह से इनको क्रम दिया जाएगा। तो इस पद्धति में कालक्रम अलग होने के बाद भी कवि को एक साथ रखा जाता था। जैसे कबीर और केशव, कबीर दोनों और केशव दोनों का नाम क से शुरू है, लेकिन कालक्रम अलग अलग है। कबीर जी भक्तिकाल निर्गुण भक्तिकाल के कवि थे, तो केशव रीतिकाल के कवि थे। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर और गारसा दी तासी ने इन दोनों ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गारसा दी तासी और डॉक्टर शिव सिंह सेंगर कौन सी हिंदी साहित्य के लेखन पद्धति का यूज़ करते थे, तो वो है वर्ण अनुक्रम पद्धति। इस पद्धति से लिखे गए ग्रंथ अनुपयोगी और दोषपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि ये काल के हिसाब से नहीं है। कोई भक्ति काल है, रीतिकाल है, या फिर द्विवेदी युग है, या फिर कोई और युग है, तो उनमें बस ये आदिकाल रीतिकाल वगैरह को सिर्फ कवि के नाम के हिसाब से रख दिया जाता था। इसमें कालक्रम को नहीं देखा जाता था, तो ये अत्यंत ही दोषपूर्ण और अनुपयोगी पद्धति मानी जाती है। सेकंड है काल अनुक्रमी पद्धति। इस पद्धति में कवियों और लेखकों का विवरण ऐतिहासिक काल क्रमानुसार तिथि क्रम में होता था। रचनाकार की तिथि क्रम को आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ ने उनका क्रम निर्धारित किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन व मिश्र बंधुओं ने इस पद्धति का प्रयोग किया। तो काल क्रमानुसार पद्धति में यह है कि जिस हिसाब से जब उनका जन्म हुआ था उस हिसाब से उनको इसका क्रम निर्धारित किया गया था इस पद्धति के अनुसार। तो जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इस पद्धति का प्रयोग किया था, जबकि गारसा दी तासी और डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने वर्ण क्रमानुसार पद्धति का प्रयोग किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करते हैं। इन तथ्यों को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित करके प्रस्तुत करते हैं। इस पद्धति में क्रमबद्धता तथा तथ्यों की पुष्टता अनिवार्य है। वैज्ञानिक पद्धति भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इसमें इतिहास लेखन तथ्यों की ही नहीं बल्कि व्याख्या व विश्लेषण की भी मांग करता है, अतः विश्लेषण अनिवार्य है। ठीक है, तो ये कहने के लिए तो वैज्ञानिक पद्धति है। तो इसमें इतिहास लेखन है ना पूर्णतः तटस्थ रहता है, न्यूट्रल रहता है और तथ्यों का संकलन करता है, उसे क्रम के अनुसार से लगाता है, व्यवस्थित करता है। लेकिन इसमें इनकी कालक्रमता तथा तथ्यों की पुष्टता अनिवार्य है। तो ये पद्धति भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इसमें इतिहास लेखन तथ्यों की ही नहीं बल्कि व्याख्या व विश्लेषण की भी मांग की जाती है। विश्लेषण अनिवार्य होता है और ये भी इतनी वैज्ञानिक, नाम से तो वैज्ञानिक है लेकिन इतनी सही नहीं है, थोड़ी सी दोषपूर्ण है। फोर्थ है विधेयवादी पद्धति। यह पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस पद्धति के जन्मदाता तेन थे। तेन महोदय ने इस पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है: जाति, वातावरण और क्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तेन महाशय जी के बारे में पूछा जा सकता है कि तेन महोदय ने पद्धति को किन शब्दों में बांटा है, तो ये 3 है: जाति, वातावरण और क्षण। ठीक है, और इस पद्धति का नाम है विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति में इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की थी। ठीक है, तो तेन महोदय ने तो इस पद्धति को 3 भागों में बांटा था, लेकिन इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की थी इस पद्धति से? वो थी रामचंद्र शुक्ल जी ने ये शुरुआत की थी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। कि किसी भी देश का जो लिटरेचर है, साहित्य है, वहाँ की जो पब्लिक है, जनता है, उसकी चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है कि उनकी चित्रवृत्ति कैसी है, उसी का ये प्रतिबिंब होता है। जैसे हमें आईना हमारी शक्ल दिखाता है, इसी तरह जनता की चित्रवृत्ति को प्रतिबिंब करता है यहाँ वहाँ का साहित्य। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो जो ये चित्रवृत्तियाँ हैं जनता की, तो उसकी परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसको तालमेल बिठाना, उसको एडजस्ट करना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था आज का, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ये 3 पद्धतियाँ हैं: वर्ण क्रमानुसार,
कालक्रमानुसार, वैज्ञानिक और चौथी है विधेयवादी। तो वर्ण क्रमानुसार इसको माना, इस पद्धति का प्रयोग करते थे डॉक्टर शिव सिंह सेंगर और गारसादी तासी। ठीक है, इसमें वर्ण के अनुसार रखा जाता था कवियों को, लेकिन ये पद्धति वैज्ञानिक नहीं थी, दोषपूर्ण थी, अनुप्रयोगी थी। दूसरी है कालक्रमानुसार पद्धति, इसमें जन्म तिथि के हिसाब से रखा जाता था और इसको प्रयोग करने वाले थे जॉर्ज ग्रेसन और मिश्र बंधु। ठीक है, तीसरी थी वैज्ञानिक पद्धति, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति में सब कुछ व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है, विश्लेषण करना अनिवार्य होता है, तो ये भी दोषपूर्ण थी। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है विधेयवादी पद्धति। इसके जन्मदाता थे तेन महोदय और इन्होंने इसको 3 शब्दों में बांटा था, जाति, वातावरण और श्रम। और इस पद्धति से इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, और वो कहते हैं कि वहाँ का जो किसी भी देश का साहित्य है वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आई थिंक आपको याद हो गए होंगे, इसको वन लाइनर क्वेश्चन में भी कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो इस टॉपिक में हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो है हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथकार। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो भी हम ग्रंथ पढ़ेंगे और इतिहासकार और उन्होंने कब लिखा है उसको एक टेबल में कन्वर्ट करके भी हम उसे लर्न कर लेंगे, क्योंकि मेन वही टेबल होगी। सारा डिटेल में पढ़ने के बाद हम टेबल को भी लर्न कर लेंगे। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।